बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन तकरार के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया एक और न्यूक्लियर तजुर्बा। न्यूक्लियर साइट के मकाम पर 3.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। कहा फौजी ताकत बढ़ाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सऊदी अरब में कौमी दिन धूमधाम से मनाया गया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा दुनिया में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कुर्द ओहदेदार रेफरेंडम पर अटल। तुर्की ने कहा तमाम रास्ते खुले रखे हैं। राखीन की मस्जिद के बाहर धमाका। फौज ने रोहिंग्या मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया। एमनेस्टी ने कहा म्यांमार की हुकूमत रेफ्यूजियों की वापसी में रुकावटें पैदा कर रही है। शेख हसीना के कत्ल की कोशिश नाकाम। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ओहदेदारों ने आखिरी लम्हे में किया पर्दाफाश। हिंदुस्तान ने कहा कट्टरपन पैदा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल रोका जाए। जनरल असेंबली से सुषमा स्वराज का खिताब। हाफिज सईद से ताल्लुक है। शब्बीर शाह ने किया इकरार। जनवरी में 2 बार बातचीत की। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबर है कि नॉर्थ कोरिया ने एक और न्यूक्लियर तजुर्बा किया है। एक दिन पहले नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने सख्त जबान में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की थी और वाशिंगटन को सबक सिखाने की बात की थी। सरकारी तौर पर इस तजुर्बे की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि नॉर्थ कोरिया की एक न्यूक्लियर साइट के मकाम पर 3.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले भी न्यूक्लियर तजुर्बों के वक्त ऐसे जलजले रिकॉर्ड किए गए थे। अमरीकी ओहदेदार इन रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। चाइना के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि यह जलजला न्यूक्लियर धमाके का नतीजा है। न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम के लिए काम करने वाले एक इदारे ने कहा कि उसने नॉर्थ कोरिया में एक गैर मामूली सरगर्मी को नोट किया है। साउथ कोरिया के ओहदेदारों ने भी कहा कि वो इस जलजले और धमाके की नौयत का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने भी एक नए बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। तेहरान में फौजी परेड के दौरान इस मिसाइल को दिखाया गया था। बाद में इस तजुर्बे का वीडियो फुटेज सरकारी मीडिया पर जारी किया गया। जुमे की सुबह सदर हसन रूहानी की मौजूदगी में फौजी परेड के दौरान इसे पेश किया गया था। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी वारहेड के साथ अपने टारगेट पर वार कर सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादा ने बताया कि यह मिसाइल, जिसका नाम खुर्रम शहर है, इस तरह के पहले मिसाइल्स की बनिस्बत साइज में छोटा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है और इसे बहुत जल्द ईरानी फौज में शामिल किया जाएगा। ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर हाशमी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेगा। उन्होंने सालाना हफ्ते दिफा के आगाज के मौके पर यह बात कही। ईरान ने यह तजुर्बा एक ऐसे वक्त किया है जब कुछ दिन पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपने पहले खिताब में ईरान पर लगाम कसने की बात की थी। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर न्यूयॉर्क में G77 मुल्कों की एक मीटिंग हुई, जिसमें ईरान और आलमी ताकतों के बीच न्यूक्लियर समझौते की तायीद की गई। इस मीटिंग में 134 मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बराक ओबामा दौर के एक सीनियर ओहदेदार ने अमेरिका की मौजूदा हुकूमत की इस दलील को मुस्तरद कर दिया है कि ईरान 2015 की न्यूक्लियर डील के जज्बे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टॉनी ब्लिंकन ने यह बात कही। सऊदी अरब का कौमी दिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शाह सलमान ने कौम को मुबारकबाद दी और अरबों को मुत्तहिद करने का अज़्म किया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कौमी दिन के मौके पर कहा कि यह दिन मुल्क के बानी शाह अब्दुल अजीज के कारनामों को याद करने का दिन है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब एक अहम मुल्क है जो इलाकाई और आलमी सतह पर अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दी से लड़ते हुए दुनिया में अमन इस्तेहकाम कायम करने की कोशिशें कर रहा है।
सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन नाइफ ने कौमी दिन के मौके पर कहा कि हम हमारे बानियों की कोशिशों का एहतराम करते हैं और उन पर फख्र करते हैं। सऊदी अरब 1932 में शाह अब्दुल अजीज की कोशिशों से मुल्क के क़याम की याद में यह दिन मनाता है। इसी दिन कई इलाकों को मिलाकर सऊदी अरब बनाया गया था। सीरिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका आस्ताना में होने वाली अमन बातचीत और उसकी कामयाबियों को घटाने के लिए अल नुसरा फ्रंट को सरगर्म कर रहा है। सीरियन वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मौलिम ने जनरल असम्बली के मौके पर न्यूयॉर्क में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमरीका आस्ताना की कामयाबी से खुश नहीं है, इसीलिए वो अल नुसरा फ्रंट और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि आस्ताना समझौतों के रास्तों में रुकावटें डाली जाएं। इराक में कुर्दिस्तान इलाके का एक डेलीगेशन बगदाद पहुंचा और मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों से बातचीत की। यह दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब कुर्दिस्तान इलाके में पीर को आजादी के सवाल पर रेफरेंडम होने वाला है। इराक की हुकूमत इस रेफरेंडम की सख्ती से मुखालिफत कर रही है। ईरान और तुर्की भी रेफरेंडम के खिलाफ हैं। अमरीका और यूनाइटेड नेशंस ने भी वार्निंग दी है कि रेफरेंडम के अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के एडवाइजर होशियार जबारी ने बताया कि बगदाद में बातचीत के बावजूद 25 सितंबर को रेफरेंडम होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी बताया था कि रेफरेंडम से पहले और बाद में हम बगदाद से बातचीत करेंगे। कुर्दिस्तान के लीडर मसूद बरजानी ने कहा कि रेफरेंडम को मुलतवी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस रेफरेंडम के नतीजे पर अमल होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इससे खित्ते के हालात और खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आईसिस के खिलाफ लड़ाई और बेघर लोगों की इमदादी सरगर्मियां भी मुतासिर हो सकती हैं। इराक की हुकूमत इस रेफरेंडम को गैर दस्तूरी बता रही है। तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने रेफरेंडम को नाजायज और नाकाबिल कबूल करार दिया है। सदर तैयब एर्दोगान की सदारत में सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद एक बयान जारी करते हुए वार्निंग दी गई कि तुर्की रेफरेंडम की सूरत में अपने जायज हुकूक का इस्तेमाल करेगा। इसराइल ने इस रेफरेंडम की तायद की है। इस दौरान ईरान के एक ओहदेदार ने कहा कि उनका मुल्क इराक के बंटवारे के खिलाफ है। नायब वजीर खारजा अब्बास अरगची ने OIC वजीरों की एक मीटिंग के मौके पर न्यूयॉर्क में कहा कि तेहरान अरब मुल्क के इलाकाई इत्तेहाद की तायद करता है। कुर्द इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की में बटे हुए हैं। तुर्की में कुर्द एक लंबे अरसे से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बयान में कहा गया कि कुर्दिस्तान रेफरेंडम तुर्की की कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। तुर्की के नायब वजीर आजम बाकर मिज़दाक ने कहा कि हमने रेफरेंडम के जवाब में अपने तमाम रास्ते खुले रखे हैं। कुछ दिन पहले ही सदर तैयब एर्दोगान ने रेफरेंडम की सूरत में कुर्दिस्तान इलाके पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइल की हुकूमत ने मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारी का एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत यहूदी कॉलोनियों में मजीद हजारों मकानात बनाए जाएंगे और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर वहां पर बसाया जाएगा। इस मंसूबे की तफसीली रिपोर्ट वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को पेश कर दी गई। इस मंसूबे के तहत अल खलील या हिब्रोन की एक यहूदी कॉलोनी में भी 30 घर बनाए जाएंगे। फलस्तीनियों ने इस मंसूबे पर सख्त तनकीद की है। बात करते हैं रोहिंग्या मसले की। म्यांमार के आर्मी चीफ ने राखीन रियासत में एक मस्जिद के बाहर धमाके के लिए रोहिंग्या मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान इंसानी हकूक की एक तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को वापसी से रोकने के लिए फौज ने खुद आग लगाई है और हुकूमत नहीं चाहती कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज वापस आए। म्यांमार के फौजी कमांडर ने फेसबुक पर कहा कि रोहिंग्या मिलिटेंट्स ने मस्जिद और मदरसे के दरमियान फटने वाला देसी बम खुद रखा था। आर्मी चीफ ने इल्जाम लगाया कि रोहिंग्या मिलिटेंट्स उन 700 देहातियों को निकाल बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी उस इलाके में रह रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे देहाती अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए दहशतगर्दों ने नमाज के वक्त धमाका किया ताकि देहातियों को डराया जा सके। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया। इस धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ। इस दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि म्यांमार की फौज रोहिंग्या देहातों में आग लगा रही है। एमनेस्टी ओहदेदार तिराना हसन ने कहा कि ओहदेदार चाहते हैं कि रेफ्यूजीज वापस न आएं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे रेप के इल्जाम में एक और स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया और सऊदी अरब के एक आलिम ने कहा औरतों में आधा दिमाग होता है।
आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं शजीउल अफराज। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन तकरार के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया एक और न्यूक्लियर तजुर्बा। न्यूक्लियर साइट के मकाम पर 3.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। कहा फौजी ताकत बढ़ाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सऊदी अरब में कौमी दिन धूमधाम से मनाया गया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा दुनिया में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कुर्द ओहदेदार रेफरेंडम पर अटल। तुर्की ने कहा तमाम रास्ते खुले रखे हैं। राखीन की मस्जिद के बाहर धमाका। फौज ने रोहिंग्या मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया। एमनेस्टी ने कहा म्यांमार की हुकूमत रेफ्यूजियों की वापसी में रुकावटें पैदा कर रही है। शेख हसीना के कत्ल की कोशिश नाकाम। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ओहदेदारों ने आखिरी लम्हे में किया पर्दाफाश। हिंदुस्तान ने कहा कट्टरपन पैदा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल रोका जाए। जनरल असेंबली से सुषमा स्वराज का खिताब। हाफिज सईद से ताल्लुक है। शब्बीर शाह ने किया इकरार। जनवरी में 2 बार बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए पाकिस्तान की दहशतगर्दी और आलमी इदारे में इस्लाहात का मसला उठाया। एक दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जनरल असेंबली से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया था कि हिंदुस्तान कश्मीर में जंगी जराइम कर रहा है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को टेररिस्तान का नाम दिया था। सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को आज की हकीकतों के मुताबिक बनाने के लिए इस्लाहात लाने की अपील की और कहा कि हिंदुस्तान एक उभरती हुई ताकत है और उसे सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त मिलनी चाहिए। सुषमा स्वराज ने माहौल की हिफाजत का मसला भी उठाया और कहा कि तमाम मुल्कों को पेरिस क्लाइमेट डील पर अमल करना चाहिए। सुषमा स्वराज ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई में रुकावटें पैदा करने पर चाइना को तनकीद का निशाना बनाया। खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर ने जनरल असेंबली के मौके पर एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कट्टरपन पैदा करने के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल को रोकना चाहिए और इस सिलसिले में दुनिया को एक मंसूबा बनाना चाहिए। चाइना ने कहा है कि वो डोकलाम तनाज़े को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के सिलसिले में काम कर रहा है। चाइना की काउंसिल जनरल ने कोलकाता में ये बात बताई। एक सनसनीखेज रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 हफ्ते पहले बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को कत्ल करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। शेख हसीना को उनके ही बॉडीगार्ड्स हलाक करना चाहते थे, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह 1984 में उस वक्त की हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी को हलाक किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाही 24 अगस्त को शेख हसीना पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस मंसूबे का भांडा फोड़ दिया गया। इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। ये साजिश जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ मिलकर तैयार की गई थी। इस मंसूबे के तहत जमातुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स शेख हसीना के दफ्तर के करीब धमाका करते हुए दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स की तवज्जो हटाना चाहते थे। जमातुल मुजाहिदीन ने बांग्लादेश में कई धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के इंटेलिजेंस ओहदेदारों की एक मुश्तरका टीम ने मिलिटेंट्स और बागी गार्ड्स के दरमियान बातचीत को सुनने के बाद इस साजिश को नाकाम बनाया। इस ऑपरेशन को बहुत राज में रखा गया था क्योंकि ओहदेदार चाहते थे कि इस साजिश में शामिल हर शख्स को पकड़ा जाए। ओहदेदार अब भी गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जनवरी 2009 में ओहदा संभालने के बाद से शेख हसीना को हलाक करने की यह 11वीं कोशिश थी। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बारे में सफाई मांगी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बीवी माजबीन शेख किस तरह बिला रोक टोक मुंबई का दौरा कर सकी। सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो बयान में कहा कि दाऊद की बीवी माजबीन शेख 2016 में अपने वालिद से मिलने के लिए मुंबई आई और मोदी हुकूमत सोती रही। एक दिन पहले खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कसकर ने तहकीकाती ओहदेदारों को बताया कि उनकी भावच माजबीन शेख 2016 में किसी वक्त अपने वालिद से मिलने के लिए मुंबई आई थी और खामोशी से
से चली गई। कांग्रेस लीडर ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा निर्मला सीतारमण और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। इकबाल कसकर को थाने पुलिस ने जबरी वसूली के एक केस में गिरफ्तार किया है। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह ने यह बात मानी है कि वो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद से बातचीत करते रहे। शब्बीर शाह ने, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में हैं, पूछताछ के दौरान ये बात मानी। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद के साथ उन्होंने जनवरी 2017 में 2 बार कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बातचीत की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और NIA अलहदगी पसंद लीडर्स की बैरूनी फंडिंग के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इस दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि शब्बीर शाह ने कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से पैसा लिया। शब्बीर शाह को 25 जुलाई को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। राजस्थान पुलिस ने एक लॉ स्टूडेंट के रेप के इल्जाम में एक 70 साला स्वामी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 21 साला औरत ने कुछ दिन पहले स्वामी कुशलेंद्र प्रापनाचारी फुलहारी महाराज के खिलाफ रेप की शिकायत की थी। स्वामी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15 दिन की अदालती हिरासत में दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट केजे सिंह और उनकी ज़ईफ मां गुरशरण कौर मोहाली में अपने मकान में मुर्दा पाए गए हैं। मोहाली के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय सिंह ने बताया कि उनकी गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। केजे सिंह की उम्र 65 साल के आसपास थी, जबकि उनकी मां 92 साल की थी। पुलिस तहकीकात कर रही है। छानबीन के लिए एक SIT बनाई गई है। सीरिया के एक अपोजिशन कारकुन और उनकी बेटी इस्तांबुल में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए। पुलिस के हवाले से कहा गया कि 60 साला अरूबा बरकत और उनकी 23 साला बेटी हाला को चाकू घोंपकर हलाक किया गया। पता चला है कि उनकी लाशें 4 दिन तक फ्लैट में पड़ी रहीं। अरूबा बरकत सीरिया के सदर बशार अल असद की कट्टर मुखालिफ थी। वो सीरियन नेशनल कोलिशन नामी अपोजिशन इत्तेहाद की भी रुकन थी। उन्होंने खासतौर पर सरकारी जेलों में कैदियों के टॉर्चर के बारे में काफी कुछ लिखा था। वो तुर्की में सीरिया के लोगों में काफी मशहूर थी और उनकी काफी मदद करती थी। अरूबा 1980 के दहे से जिला वतन थी और तुर्की आने से पहले वो बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE में रह चुकी। अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि इस कत्ल में दहशतगर्दी और जुल्म का हाथ हो सकता है। न्यूयॉर्क में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की एक तकरीर के दौरान एहतजाज और गड़बड़ का वाकया पेश आया। न्यूयॉर्क के मैरियट होटल में एक प्रोग्राम के दौरान एहतजाजियों ने एर्दोगान के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने एर्दोगान से कहा कि तुम एक दहशतगर्द हो, मेरे मुल्क से निकल जाओ। सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो सामने आया है। एक एहतजाजी तुर्की के एक हमले में हलाक अमरीका के शहरी माइकल इसराइल की तस्वीर वाली T-शर्ट पहना हुआ था। तुर्की में एक लड़की को मिस तुर्की का खिताब जीतने के बाद उसके खिताब से महरूम कर दिया गया क्योंकि उसने ट्विटर पर जुलाई 2015 की बगावत के दौरान मरने वालों से यकजहती का इजहार किया। मिस तुर्की मुकाबला जुमेरात को हुआ था और जुमे के दिन ऑर्गेनाइजर्स ने 18 साला इतरासिन का ताज छीन लिया। इस तरह अब वो चाइना में होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। उनकी जगह दूसरे नंबर पर रहने वाली एस्ली समन को तुर्की की नुमाइंदगी के लिए चुना गया है। सऊदी अरब में एक इमाम और खतीब को यह कहने पर हटा दिया गया कि औरतें कम अक्ल होती हैं। असीर सूबे के अमीर प्रिंस फैसल बिन खालिद ने साद अल हजरी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर सामने आने वाले तबसरों और रद्द-ए-अमल की रोशनी में उन्हें हटाने का फैसला किया। अल हजरी ने एक लेक्चर दिया था जिसका उन्वान ये था कि औरतों को ड्राइविंग की इजाजत ना देने की 20 वजूहात। अल हजरी ने अपने लेक्चर में कहा था कि औरतों के पास आधा दिमाग होता है और वो सही सोच नहीं सकती। क्रिकेट, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। यह सीरीज 28 सितंबर से शुरू होगी। सीधे हाथ के लेग स्पिनर यासिर शाह को टीम में शामिल किया गया है। टीम इस तरह है: सरफराज अहमद कप्तान, शान मसूद, समी असलम, असद शफीक, हारिस सोहेल, उस्मान सलाउद्दीन, मोहम्मद आमिर, हसन अली, यासिर शाह, मोहम्मद असगर, मोहम्मद अब्बास, बिलाल आसिफ, अमीर हमजा, अजहर अली, वहाब रियाज। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन तकरार के बाद नॉर्थ कोरिया ने किया एक और न्यूक्लियर तजुर्बा। न्यूक्लियर साइट के मकाम पर 3.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। कहा फौजी ताकत बढ़ाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सऊदी अरब में कौमी दिन धूमधाम से मनाया गया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा दुनिया में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
کرد عہدیدار ریفرینڈم پر اٹل، ترکی نے کہا تمام راستے کھلے رکھے ہیں۔ راکھین کی مسجد کے باہر دھماکہ، فوج نے روہنگیا ملیٹنٹس کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایمنسٹی نے کہا میانمار کی حکومت ریفیوجیوں کی واپسی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ شیخ حسینہ کے قتل کی کوشش ناکام، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے آخری لمحے میں کیا پردہ فاش۔ ہندوستان نے کہا کٹر پن پیدا کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال روکا جائے، جنرل اسمبلی سے سشما سوراج کا خطاب۔ حافظ سعید سے تعلق ہے، شبیر شاہ نے کیا اقرار، جنوری میں 2 بار بات چیت کی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔